हाय गाइस एंड वेलकम टू अनदर केस स्टडी विद मी। ये लड़की वर्ल्ड की वन ऑफ द यंगेस्ट सीरियल किलर है। जब ये सिर्फ 10 इयर्स की थी तो इसने अपना पहला मर्डर किया था। हर नेम इज मैरीबेल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराना चाहती हूँ दैट दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इन्फॉर्मेशनल एंड एजुकेशनल पर्पस। हम यहाँ डार्क ट्रू क्राइम स्टोरीज भी डिस्कस करते हैं और इस वीडियो में स्पेसिफिकली बच्चों से रिलेटेड बातें की गई हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बच्चों के बारे में बुरा नहीं सुन सकते, सो इफ़ यू कम अंडर दैट कैटेगरी प्लीज स्किप द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 25 मई 1968 को ठीक अपने बर्थडे के एक दिन पहले मैरी ने अपना फर्स्ट मर्डर किया था। बट उसे डिस्कस करने से पहले लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट हर पर्सनालिटी एंड हर अपब्रिंगिंग, क्योंकि यूजुअली मोस्ट सीरियल किलर के पास्ट लाइफ में ऐसी कोई इंसिडेंसेस ज़रूर हुई होती है जिसकी वजह से उनकी माइंडसेट इतनी ख़राब हो जाती है। सो 26 मई 1957 को इंग्लैंड में मैरी बेल का जन्म होता है। उसकी लाइफ उस टाइम से ही बहुत ज़्यादा ट्रॉमाटाइजिंग थी, जिसका मेन रीज़न उसकी मॉम बेटी बेल थी। नाउ बेटी बेल ने मैरी को 16 इयर्स की उम्र में जन्म दिया था एंड शी वॉज अ प्रोस्टिट्यूट, ड्रग एडिक्ट, मेंटल पेशेंट एंड अबव ऑल दैट वो मैरी को बहुत हेट करती थी। उन्होंने बहुत बार मैरी को मारने की कोशिश की थी। एक बार तो उन्होंने उसे खिड़की के बाहर फेंक दिया था जिसकी वजह से मैरी को हेड इंजरी हो गई थी। जब मैरी 4 साल की हुई तो उसकी मॉम ने उसे मर्दों को बेचना शुरू कर दिया पैसे कमाने के लिए। इन शॉर्ट उन्हें अपनी बेटी से कोई अफेक्शन नहीं था। तो इस कंडीशन से आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि जब मैरी 10 इयर्स की हुई तो वो अपने एज के बच्चों से साइकोलॉजिकली कितनी डिफरेंट थी होगी। मैरी किसी से सोशलाइज नहीं करती थी, उसे दोस्त बनाने में दिक्कत होता था। एक इंटरव्यू में उसके स्कूल वालों ने बताया कि वो बहुत झूठ बोलती है और उसे बहुत गुस्सा आता है और वो बाकी बच्चों को बहुत परेशान करती थी। उसकी एक ही फ्रेंड थी जिसका नाम था नॉर्मा। वो मैरी की नेबर थी और 2 साल बड़ी थी उससे। फिर भी उन दोनों में मैरी ही लीडर थी और नॉर्मा उसकी सपोर्टर थी। वो लोग स्कॉट्सवुड में रहते थे जो 1960s में क्राइम, प्रोस्टिट्यूशन, ड्रग डीलिंग के लिए बदनाम था। वहाँ एनी टाइम पुलिस रहती थी, बट बिसाइड्स ऑल दैट वहाँ के बच्चे सड़कों पे बिना एडल्ट सुपरविजन के आराम से खेलते थे। अब उसने अपने फर्स्ट मर्डर से पहले भी अटेम्प्ट टू मर्डर किए थे, बट वो चीज़ पुलिस ने उस टाइम तक इग्नोर कर दी थी। ये अब हमें डॉक्यूमेंट्रीज और इन्वेस्टिगेशन देखने के बाद ही पता चल रहा है। एक बार उसने एक 3 साल के बच्चे को एक 6 फीट हाइट के स्लैब से धक्का दे दिया था। उस बच्चे के सर से बहुत खून निकला था, बट वो बच्चा बच गया और लोगों को लगा कि वो बस खेलते हुए गिर गया होगा। एक बार और मैरी ने 2 6 साल की लड़कियों को गला दबाकर चोक करने की कोशिश की और उनके मुंह में सैंड यानी रेत उनके मुंह में डालकर उन्हें सफोकेट करने की कोशिश की। उसमें से एक लड़की की माँ ने पुलिस को कंप्लेन भी किया था, बट उन्होंने उस टाइम इग्नोर कर दिया उस चीज़ को। तो ऐसा करते हुए डेट आता है 25 मई 1968, मैरी के बर्थडे के ठीक एक दिन पहले। मार्टिन ब्राउन एक 4 साल का बच्चा था जो अपने सिस्टर लिंडा और अपने पेरेंट्स जून और जॉर्जी के साथ रहता था। वो सुबह 6 बजे के आसपास उठता है और किचन जाकर मिल्क एंड कुकीज लेकर आता है, खुद खाता है और अपनी बहन को खिलाता है। क्योंकि सैटरडे था तो वीकेंड में उसके पेरेंट्स लेट तक सोते थे, तो वो 9 बजे के आसपास अपने पेरेंट्स को उठाता है और बाहर खेलने चला जाता है। 3 बजे वो अपनी आंटी के यहाँ चॉकलेट खरीदने के लिए पैसे लेने जाता है और 3:15 तक वो दुकान से चॉकलेट खरीद चुका होता है। अब उस एरिया में बहुत से टूटे हुए डेमोलिश्ड बिल्डिंग थे जहाँ बच्चे जाकर अक्सर खेला करते थे। सो अराउंड 3:30 वहाँ 3 लड़के स्क्रैप और लकड़ियाँ कलेक्ट करते हुए एक बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर में जाते हैं। वहाँ उन्हें मार्टिन ब्राउन पीठ के बल लेटा हुआ मिलता है। उसके सर में से बहुत खून निकल चुका था। वो लोग एम्बुलेंस को बुलाते हैं। 3:35 तक एम्बुलेंस आकर उसे सीपीआर देती है, पर वो ऑलरेडी मर चुका था। सिर के चोट के अलावा उसकी बॉडी में किसी तरह की कोई वायलेंट इंजरी नहीं दिख रही थी। पुलिस को उसके बगल में पेन किलर के मेडिसिन की बोतल मिली, तो उन्हें लगा कि शायद उसने उसे कैंडी समझकर खा लिया हो और मेडिसिन का ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हो गई। सो कंक्लूजन में उन्होंने सिर्फ एक्सीडेंट लिखकर केस क्लोज कर दिया। वहाँ की कम्युनिटी गुस्से में आकर प्रोटेस्ट करती है क्योंकि गवर्नमेंट ने उन बिल्डिंग्स को डेमोलिश किया है और वहाँ जाकर खेलने की वजह से ही मार्टिन के साथ वो एक्सीडेंट हुई और बाकी बच्चों के साथ भी ऐसा हो सकता था। उस प्रोटेस्ट में सबसे आगे खड़ी थी मैरी और नॉर्मा।
जो पूरे टाइम हंसती मुस्कुराती हुई दिखी थी। फिर 27 मई को किसी ने स्कॉट्सवुड की नर्सरी में तोड़फोड़ कर दी। पुलिस ने बताया कि कोई चोरी नहीं हुई है, बस 4 लेटर्स मिले हैं जिसमें किसी ने कन्फेस किया था कि उन्होंने मार्टिन को मारा है। हैंडराइटिंग देखकर पुलिस को लगा कि किसी बच्चे ने बदमाशी की है और इस पर ज्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई। फिर 9 हफ्ते बाद 31 जुलाई को 3 साल के ब्रायन हाउवी को अपनी डॉग के साथ सड़क में खेलते हुए लास्ट टाइम देखा गया। डिनर के वक्त उसके पेरेंट्स बुलाते हैं बट वो कहीं नहीं दिखता। वो घबराकर पुलिस को कॉल करते हैं और 11:10 में पुलिस को ब्रायन की बॉडी एक कचड़े के ढेर के सामने मिलती है। पुलिस उसकी बॉडी देखकर समझ गई थी कि उसका मर्डर हुआ है। उसकी पूरी बॉडी में नोचने के निशान थे, उसके गले में निशान थे, मानो कि वो अपने आप को बचाने के लिए तड़प रहा हो। उसके नाक में भी नोचने के निशान थे, उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया गया था, उसके पैरों में पंचर किए गए थे, उसके बालों को काट दिया गया था और पेट में किसी ने स्क्रैच करके एम लिखा था। इस केस के इन्वेस्टिगेटर डिटेक्टिव चीफ कांस्टेबल जेम्स टॉपसन थे और वो मार्टिन ब्राउन के मर्डर के टाइम भी वहां मौजूद थे। उन्होंने जब ब्रायन की बॉडी देखी तो वो इमीडिएटली ब्रायन और मार्टिन की लाश में सिमिलैरिटीज देख पाते हैं। डिटेक्टिव ने नोटिस किया कि ब्रायन के बॉडी के कट्स किसी ने गुस्से में नहीं बल्कि क्यूरियोसिटी में आकर किए हैं। पोस्टमार्टम में पता चला कि उसकी मौत 3:30 से 4:30 बजे उसी दिन हो चुकी थी। पुलिस ने कंफर्म किया कि अटैकर एक बच्चा था। ब्रायन को मारने में कम फोर्स लगा था। अगर कोई एडल्ट होता तो शायद ज्यादा फोर्स लगता। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और 24 घंटों के अंदर 1000 घर विजिट किए और 1200 बच्चों के इंटरव्यू लिए। मैरी और नॉर्मा भी उन बच्चों में से थी जिनके ऊपर डिटेक्टिव ने सबसे ज्यादा शक किया हुआ था, क्योंकि वो हर बार एक डिफरेंट स्टोरी बताती थी और वो दोनों पूरे टाइम हंसती रहती थी एज इफ कि कोई जोक चल रहा हो। एक इंटरव्यू में अचानक से मैरी को याद आता है कि मर्डर वाली सुबह ब्रायन एक 8 साल के लड़के के साथ खेल रहा था जिसने बाद में ब्रायन के फेस में मारा। उस लड़के के पास एक सिल्वर कलर की सिजर थी जो एक तरफ से टूटी हुई थी। वो उस सिजर से हमेशा खेलता था और एक बार तो उसने एक बिल्ली की पूंछ भी काट दी थी उस सिजर से। उसकी पूरी स्टोरी की सबसे क्रेजी बात ये थी कि पुलिस को ब्रायन की बॉडी के सामने सच में एक वैसा ही आइडेंटिकल सीजर मिला था, बट ये इन्फॉर्मेशन पुलिस ने कभी डिस्क्लोज ही नहीं किया था। ना ही न्यूज़ रिपोर्टर्स को पता था, ना ही कोई फोटो ली गई थी। इसके बारे में किलर और पुलिस को छोड़कर किसी और को पता हो ही नहीं सकता था। और फिर उन्होंने पता किया कि ब्रायन के मर्डर के दिन वो लड़का जिसके बारे में मैरी बता रही थी, अपनी फैमिली के साथ एयरपोर्ट में था। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने मर्डर किया हो। तो डिटेक्टिव को पूरा शक मैरी के ऊपर होता है। तो 4 अगस्त को डिटेक्टिव नॉर्मा का इंटरव्यू फिर से लेती है। नॉर्मा ने बताया कि मर्डर वाले दिन वो मैरी के साथ थी। मैरी उसके घर आकर उसे ब्रायन से मिलने के लिए ले गई थी। ये सुनकर डिटेक्टिव उसे अपने साथ एक ऑफिशियल स्टेटमेंट लिखाने ले जाते हैं। वहां जाकर नॉर्मा ने उन्हें बताया कि मैरी उसे ब्रायन की डेड बॉडी दिखाने ले गई थी। मैरी ने उसे बताया कि उसने ब्रायन का मर्डर किया और उसे एक रेजर दिखाई और ब्रायन के पेट दिखाया जिसमें उसने उस रेजर से एम लिखा था। वो उस रेजर को एक कंक्रीट ब्लॉक के नीचे छुपा रखी है और किसी को बताने के लिए उसे मना किया था। तो 8:30 के आसपास डिटेक्टिव नॉर्मा को लेकर उस जगह जाते हैं जहां ब्रायन की बॉडी मिली थी और उन्हें वहां रेजर सच में मिलती है। तो 5 अगस्त रात के 12:15 के अराउंड पुलिस मैरी के घर जाती है और उसे इंक्वायरी करने के लिए पुलिस स्टेशन ले आती है। पर पुलिस के पास ज्यादा एविडेंसेस नहीं थे और उन्हें डाउट था कि शायद नॉर्मा ने मैरी को फंसाने के लिए ये स्टोरी बनाई हो, तो इसलिए पुलिस ने उस रात मैरी को वापस जाने दिया घर। 7 अगस्त को ब्रायन का फ्यूनरल था जहां डिटेक्टिव लोगों को ऑब्जर्व करने जाते हैं। डिटेक्टिव ने कहा कि यही वो जगह थी जहां वो 100% श्योर हो गए थे कि मैरी ने मर्डर किया है। वो उस टाइम ब्रायन के घर के सबसे सामने खड़ी हुई थी और जैसे ही ब्रायन की कॉफिन को बाहर लाया गया तो वो खुशी से मुस्कुराने लगी। डिटेक्टिव ने कहा कि तभी मुझे समझ आ गया था कि अगर मैं एक दिन और रुकता हूँ तो ये लड़की फिर किसी मासूम बच्चे को मार डालेगी। तो उस दिन आफ्टरनून में उन्होंने मैरी और नॉर्मा दोनों को अरेस्ट कर लिया। इंटेरोगेशन के टाइम मैरी ने ब्रायन के मर्डर का पूरा ब्लेम नॉर्मा के ऊपर डाल दिया।
उन्होंने उसे मार्टिन के भी बारे में पूछा कि क्या नर्सरी में तोड़-फोड़ उसने किया था और जो लेटर्स मिले थे क्या वो उनके थे? मैरी ने उसके जवाब में भी नॉर्मा के ऊपर सारा ब्लेम डाल दिया। उन दोनों को फिर न्यू कैसल वेस्टर्न पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है। उन्होंने लेटर्स की हैंडराइटिंग को उनके स्कूल नोटबुक्स की हैंडराइटिंग से मैच किया। लेटर में कुछ वर्ड्स मैरी और कुछ वर्ड्स नॉर्मा ने लिखे थे। मैरी की नोटबुक में पुलिस को एक स्टोरी मिलती है जो उसने मार्टिन के मरने के बस दूसरे दिन लिखी थी। उस स्टोरी में उसने डिस्क्राइब किया था कि मार्टिन के मरने के दूसरे दिन उसने क्या किया था और क्या देखा था। उस स्टोरी में उसने नीचे एक ड्राइंग बनाई थी जिसमें उसने मार्टिन की बॉडी बनाई थी और उसके बगल में एक आदमी खड़ा था जिसने उसकी बॉडी को सबसे पहले देखा था और उसकी बॉडी के बगल में एक बॉटल की ड्राइंग थी जिसमें टैबलेट लिखा हुआ था। इसमें भी सबसे क्रेजी बात ये थी कि मार्टिन के बगल में जो मेडिसिन की बॉटल मिली थी, वो कभी भी पुलिस ने पब्लिकली डिस्प्ले नहीं की थी। ना उसके बारे में कोई पिक्स खींचे थे, ना उसके बारे में कोई डिस्कशन हुई थी। तो पब्लिक को कभी पता ही नहीं चल सकता था उस बॉटल के बारे में। उस बॉटल के बारे में पुलिस, वो 3 लड़के जिन्होंने सबसे पहले उसकी बॉडी देखी थी और किलर, इसके अलावा और कोई नहीं जान सकता था। पुलिस को ये भी पता चला कि मैरी ने ब्रायन के पेरेंट्स के घर जाकर उन्हें बताया कि नॉर्मा ने ब्रायन का गला घोंटकर उसकी जान ले ली एंड द फैक्ट कि उसकी मौत ऑक्सीजन की कमी से और गला घुटने की वजह से हुई है, ये बात भी पुलिस ने किसी को नहीं बताई थी और ये बात किलर के अलावा कोई भी नहीं जान सकता था। पुलिस इस टाइप की इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करती पब्लिकली। मैरी के ड्रेस के फैब्रिक्स दोनों विक्टिम्स की बॉडी में मिले और नॉर्मा की ड्रेस के फैब्रिक भी ब्रायन की बॉडी में मिले। 5 दिसंबर 1968 को मार्टिन ब्राउन एंड ब्रायन हॉवी का मर्डर ट्रायल शुरू होता है। मोस्ट ऑफ द पीपल मैरी को गिल्टी मानते थे पर नॉर्मा को इनोसेंट मानते थे। नॉर्मा एक नॉर्मल लड़की की तरह सारे क्वेश्चंस को आंसर कर रही थी। वो नर्वस थी, वो रो भी रही थी, लेकिन मैरी ऑन द अदर हैंड, उसका चेहरा पूरा ब्लैंक था, विदाउट एनी एक्सप्रेशन एंड विदाउट एनी गिल्ट। मैरी को बहुत से साइकेट्रिस्ट के पास ले जाया गया क्योंकि वो कोई इमोशंस नहीं दिखा रही थी और उन्होंने बताया कि उसमें साइकोपैथ के बिहेवियर्स के ट्रेट हैं। 14 दिसंबर को ट्रायल एंड होता है और नॉर्मा वाज फाउंड नॉट गिल्टी। कोर्ट ने कहा कि नॉर्मा इनोसेंट थी और उसे मैरी ने मैनिपुलेट किया था और वो नहीं जानती थी कि वो जो भी कर रही है वो कितना बड़ा क्राइम हो सकता है। मैरी को मर्डर के लिए गिल्टी माना जाता है क्योंकि उसके बिहेवियर में भी एक साइकोपैथ के पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहे थे। जज ने भी कहा कि वो बाकी बच्चों के लिए एक बहुत डेंजरस पर्सन है और उसे खुला नहीं छोड़ सकते। उसे जेल तो हुई, लेकिन ये एक बहुत ही अजीब केस था और ब्रिटेन के पास उस टाइम एक 11 साल के साइकोपैथ के लिए कोई भी ऐसी फैसिलिटीज नहीं थी और उसे कहीं और दूसरे बच्चों के साथ भी नहीं रखा जा सकता था। तो इसलिए उसे सेंट हेलेंस लैंकाशायर के रेड बैंक यूनिट पर भेजा गया। वो एक रिफॉर्म स्कूल था। रिफॉर्म स्कूल इज़ अ प्लेस जहाँ यंग ऑफेंडर्स को भेजा जाता है। इट इज़ एन अल्टरनेटिव फॉर जेल जस्ट फॉर यंगर पीपल। वो स्कूल एक्चुअली में सिर्फ बॉयज़ के लिए था, बट उसे सिर्फ मैरी के लिए एक कोएड स्कूल में ट्रांसफ़र किया गया। मैरी की मॉम बेटी उसे रेगुलरली मिलने जाती थी। मैरी अपनी मॉम से बहुत खुशी-खुशी मिलती थी, बस उनके जाने के बाद वो बहुत अग्रेसिव हो जाती थी। बेटी मैरी की वजह से पैसे कमाने लग गई थी। वो मैरी की स्टोरीज को सेल करने लगी, प्रेस मीटिंग्स अटेंड करने लगी। उन्होंने मैरी को पोएम्स और लेटर्स लिखने के लिए एनकरेज किया ताकि वो उन्हें बेच सके। और बेटी की वजह से मैरी को उस टाइम एक स्टोरी लिखने के लिए 50,000 पाउंड्स मिलते थे। मतलब जिस लड़की ने 2 इनोसेंट बच्चों का मर्डर किया था, उसे उस मर्डर को डिस्क्राइब करने के लिए 50,000 पाउंड्स यानी कि आज के डेट में 58 लाख रुपीस मिल रहे थे। मैरी अपनी माँ को उसके लाइफ को खराब करने के लिए ब्लेम करती थी। जब वो 16 साल की थी, तो उसका ट्रांसफर मूरे कोर्ट में हुआ। मूरे कोर्ट एक ओपन प्रिजन था, विच मीन्स कि वहाँ प्रिजनर्स को अपने आखिरी कुछ दिनों की सजा काटने के लिए भेजा जाता था। वहाँ बाकी प्रिजन से कम सुपरविजन किया जाता था, उन्हें लॉक करके नहीं रखा जाता था और वो लोग बाहर जाकर अपने लिए काम भी कर सकते थे और पैसे भी कमा सकते थे। 1980 में जब मैरी 23 इयर्स की हो गई, तो उसे रिलीज किया गया और फिर उसने अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट की गुमनामी में। 25 मई 1984 को जब मार्टिन ब्राउन के मर्डर की 16th एनिवर्सरी थी, तो मैरी को एक बेटी हुई।
उसकी बेटी को भी कोर्ट से एनोनिमिटी यानी गुमनामी में रहने का ऑर्डर दिया गया जब तक कि वो 18 साल की नहीं हो जाती। मैरी नहीं चाहती थी कि उसके पास्ट के बारे में उसकी बेटी को पता चले, लेकिन जब वो 14 साल की हुई तो लोगों ने उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता कर लिया और उसका एड्रेस भी खोज निकाला और उन्हें रातों-रात घर खाली करना पड़ गया। मैरी फिर कोर्ट जाकर अपनी बेटी की लाइफ टाइम एनोनिमिटी के लिए लड़ती है, क्योंकि उसकी बेटी की एनोनिमिटी 18 साल के बाद खत्म हो जाने वाली थी। कोर्ट ने उसकी बेटी को लाइफ टाइम एनोनिमिटी ग्रांट की और 2001 में जब मैरी 51 इयर्स की हो गई, तब वो एक ग्रैंडमदर बनती है और उसकी ग्रैंड डॉटर को भी एनोनिमिटी कोर्ट ग्रांट करती है। तो ये थी मैरीबेल की पूरी स्टोरी। कमेंट में बताना कि आपके क्या ओपिनियन थे इस केस को लेकर। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर कर दें और दूसरे केसेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।